अब जानेंगे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है और भाषिक विशेषता के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। राइट। जो वैदिक संस्कृत है या वैदिक भाषा भी जिसे कहा जाता है, इसे प्राचीन संस्कृत भाषा भी कहते हैं और इस भाषा में वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद लिखे गए। राइट। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियों, जिनमें कि 13 स्वर और 39 व्यंजन का प्रयोग होता था और इस प्राचीन भाषा में 3 लिंग होते थे, 3 वचन और 8 कारक। राइट। जब हम प्राचीन जो वैदिक संस्कृत है उसकी बात करते हैं ना, तो उसमें कितने ध्वनियाँ होती हैं? कुल मिलाकर 52 ध्वनियाँ या 52 वर्ण आप कह सकते हैं, जिनमें कि स्वरों की संख्या 13 रहती है और व्यंजनों की संख्या 39 रहती थी। राइट। जबकि हम वर्तमान खड़ी बोली के अंतर्गत देखते हैं, हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में क्या रहता है? 11 स्वर रहते हैं और 33 व्यंजन रहते हैं। लेकिन जो वैदिक संस्कृत थी उसमें स्वरों की संख्या 13 और व्यंजनों की 39 और कुल मिलाकर इस तरह से 52 ध्वनियाँ होती थी। राइट। तो ये वैदिक संस्कृत या वैदिक भाषा की पहचान थी। और इसमें कौन कौन से ग्रंथ रचे गए आपने ये याद रखना है, वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। राइट। प्राचीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत दूसरा जो इसका रूप है वो है लौकिक संस्कृत या लौकिक भाषा। तो देखिए, भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृत के नाम से जानी जाती है। इस भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं और लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम किया था पाणिनि ने। ठीक है, ऋषि पाणिनि ने किया था और इन्होंने कहाँ पर किया था? अपनी रचना अष्टाध्यायी में। इस भाषा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई। किसमें? लौकिक संस्कृत में। राइट। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियों के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रह गई और विदित है कि इस काल में संस्कृत भाषा का स्पष्ट व्याकरण मिलना शुरू हो गया था। अब देखिए, हमने क्या देखा यहाँ पर? वैदिक संस्कृत में हमने ध्वनियों की संख्या देखी 12। राइट। लेकिन वैदिक संस्कृत तक जो भाषा का धीरे धीरे आगे को विकास होता गया ना, 4 ध्वनियाँ इसमें लुप्त होती गई। कुछ ध्वनियाँ ऐसी थी जो न के बराबर थी, तो उनका लोप होता गया विकास के साथ साथ। राइट। और फिर टोटल 52 में से रह गई आपके पास लौकिक संस्कृत तक पहुँचते पहुँचते 48 ध्वनियाँ। तो बस आपने ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इनमें यही डिफरेंस याद रखना है कि वैदिक भाषा को हम प्राचीन संस्कृत भाषा भी कहते हैं। राइट। और इसमें वेद, वेदांग, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद जैसे ग्रंथ लिखे गए और लौकिक भाषा में जो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है उसका सर्वप्रथम वर्णन मिलता है और इसमें हमारे नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम और कादम्बरी जैसी रचनाएं लिखी गई और इसमें ध्वनियों की संख्या 48 और इसमें वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या थी 52। बस यही डिफरेंस याद रखना है इसमें। राइट। तो इस तरह से भाषा का विकास होता गया और फिर प्राचीन से भाषा का विकास चलते चलते पहुंच गया मध्यकाल में और मध्यकाल के अंतर्गत जो भारतीय आर्य भाषाएं रखी गई उनको देखिए पाली भाषा। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है पाली और पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में भी विद्वानों में मतभेद हैं। पल्ली से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई है और पली का अर्थ है ग्राम। इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। राइट। तो देखिए कि पाली भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इस संदर्भ में भी विद्वानों में फिर मतभेद पाया गया क्योंकि सब जो जितने भी विद्वान थे उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग माना इसकी उत्पत्ति। राइट। वैसे देखा जाए तो सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि पल्ली से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई और पल्ली का अर्थ है ग्राम और इस तरह से पाली भाषा का अर्थ हुआ ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान पली को प्राकृत का तद्भव रूप भी मानते हैं और उनके अनुसार प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली हुआ। अब
कुछ विद्वानों ने इस तरह से भी माना इसका विकास, राइट। पाली शब्द की व्युत्पत्ति पाटली यानी कि पाटलिपुत्र से भी मानी जाती है और इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। अब देखिए ना, जो मगध प्रांत था ना पुरातन प्राचीन समय में, मध्यकाल तक पहुंच गए हम, यहाँ से बात कर रहे हैं। तो मगध की जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र। तो उस जगह के नाम से भी हो सकता है कि इस पाली शब्द की उत्पत्ति हुई हो, कुछ विद्वानों ने ये भी माना है। कुछ विद्वान पाली को पाठ को रूपांतरित शब्द मानते हैं, यानी कि जो पाठ लिखा जाता है या पाठ कहा जाता है उसका रूपांतरित शब्द भी मानते हैं कुछ विद्वान पाली को। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से भी माना गया है और बुद्ध वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त की गई हैं उन्हें भी पाली ही कहा जाता है। तो देखिए इस तरह से भी माना गया। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं, राइट। तो पाली भाषा या इस पाली नाम के उत्पत्ति के संबंध में ये तमाम मत रहे, ये विचार रहे विद्वानों के, राइट। चलिए अब पाली शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई उसके संबंध में विद्वानों की राय तो देख लीजिए। जैसे कि विदुशेखर भट्टाचार्य जी हैं, उन्होंने माना कि पाली शब्द की उत्पत्ति इस तरह से हुई होगी। पहले इसको इस तरह से लिखा जाता होगा, पंक्ति, फिर पंक्ति, फिर पति, फिर पठी, फिर पली और फिर इस तरह से पाली ये शब्द रूप हमारे सामने आया, राइट। और उसी तरह से मैक्स वालेसर मानते हैं कि पहले इसको पाटली लिखा जाता होगा, पाडली कहा जाता होगा या लिखा जाता होगा, फिर पाली, फिर पाली। और उसी तरह से भिक्षु जगदीश काश्यप मानते हैं कि पहले पर्याय, फिर पलियाय, फिर पाली आय और फिर इस तरह से पाली शब्द हमारे सामने आया। मतलब भाषा का विकास देखिए आप शब्दों का, कि पहले किस तरह से प्रयोग होता था, किस तरह से फिर इसको प्रयोग में लाया जाने लगा, कौन कौन से वर्णों को जोड़कर, और फिर अंत में इसने अपना रूप ये ग्रहण किया। तो उसी तरह से भंडारकर व वारकर नागल मानते हैं कि प्राकृत, फिर पाकट, फिर पाड़, फिर पाउल, फिर पाली। भिक्षु सिद्धार्थ का मानना है कि पहले पाठ, फिर पाल, फिर पाली, फिर पाली, इस तरह से लिखा जाता होगा इसको। आप इसको साथ में जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, राइट, उच्चारण, उसको भी ध्यान दीजिए और साथ में इसकी लेखन कला पे भी ध्यान दीजिए कि किस तरह से शब्दों को यहाँ पे लिखा गया है। कोसाम्बी, राइट, कोसाम्बी मानते हैं कि पहले इसको पाल लिखा जाता होगा और फिर इसका पाली बना होगा। और उसी तरह से उदय नारायण तिवारी मानते हैं कि पा धनणीय धनली, इनके संयोजन से, इन संयुक्ताक्षरों के संयोजन से पाली बना होगा। तो इस तरह से विद्वानों की ये राय है, जिसे एक बार हमने देखना या जानना जरूरी समझा, राइट। चलिए, बौद्ध धर्म से संबंधित तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ भी पाली भाषा में ही मिलते हैं, जिनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, राइट। यहां पर तो ये तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं बौद्ध धर्म के, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है और इसके अंतर्गत 5 निकाय हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि 5 खंड हैं, 5 भाग हैं या 5 सर्ग हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर इनको निकाय कहा गया, राइट। जो सुत्त पिटक ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है संग्रहित करके, वह 5 भागों में या 5 निकायों में बंटा हुआ है, जिनके नाम है खुद्दक निकाय, दीघ निकाय, मझिम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुतर निकाय। और जो विनय पिटक है, इसमें संघ संचालन में दी जाने वाली शिक्षाओं को संकलित किया गया है। अर्थात जो बौद्धों का संघ होगा उसमें कौन कौन से रूल रेगुलेशन होंगे, कौन कौन से नियम होंगे जिनकी पालना करना आवश्यक है, ठीक है, उनको रखा गया है। और विनय पिटक में जो ग्रंथ शामिल हैं उनके नाम है महावग, चुलवग, पचितिया, पराजिक और परिवार, इन नामों से, राइट। और जो तीसरा ग्रंथ है अभिधम पिटक, उसमें बौद्ध धर्मों का विशद और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है, ओके। तो ये याद रखना है, ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में ही रचे गए हैं और महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
अब पाली से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे गए उनके नाम हैं, जैसे आचार्य बुद्ध घोष के अटकथा साहित्य और विशुद्धि मग नाम के ग्रंथ हैं जो 5वीं सदी में रचे गए, और महाकचायन के द्वारा रचित कचायन व्याकरण है जो 7वीं सदी में रचा गया पाली भाषा में, जिसमें 675 सूत्र हैं। ठीक है। और मोगलान कृत मोगलान व्याकरण है जो 12वीं सदी में रचा गया पाली भाषा में ही, जिसमें 817 सूत्र हैं। और उसी तरह से अगवंश द्वारा रचा गया सद्य नीति व्याकरण ग्रंथ, और इसकी रचना की इन्होंने 1154 ईस्वी में, और इसमें 27 अध्याय हैं तथा 1341 सूत्र हैं। तो चूंकि हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात कर रहे हैं, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे पहली भाषा आती है हमारे सामने पाली भाषा। हमने देखा कि पाली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन शब्दों से मानी विद्वानों ने, और पाली शब्द का विकास क्रम देखा कि किस तरह से इसने अपना असली ये पाली शब्द रूप पाया, और साथ ही देखा कि पाली भाषा में कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे गए बौद्ध धर्म से संबंधित। राइट। अब हम देखेंगे पाली भाषा की विशेषताओं को। ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं देखते हैं। कचायन ने पाली में ध्वनियों की संख्या मानी 41, जिनमें 8 स्वर तथा 33 व्यंजन शामिल हैं, और मोगलान ने मानी ध्वनियों की संख्या 43, जिसमें 10 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। तो इनमें से किसी के अनुसार पूछा जाएगा तो आपने याद रखना है। राइट। पाली में प्रयुक्त वर्ण कौन कौन से होते थे उस समय, जैसे स्वर वर्ण देखिए, जिसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर में अ, छोटी ई, छोटा उ, ए और अ इस तरह से लिखा जाता था, और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए और ओ। तो इस तरह से व्यंजन वर्णों में कौन कौन से वर्ण यूज किए जाते थे? क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, और य, र, ल, व, स, ह तथा अंग। राइट। यही व्यंजन वर्ण प्रयोग में लाए जाते थे जब पाली का प्रचलन था मध्यकाल में। राइट। और संस्कृत के री और री पाली में समाप्त हो गए थे, इनका लोप हो गया था पाली तक पहुंचते पहुंचते, और श का स हो गया था। जैसे कि यहां पर देखिए संस्कृत में शिष्य इस तरह से लिखा जाता था, तो पाली में सिसो लिखा जाने लगा। तो ये विकास क्रम है और ये पता होना हमें जरूरी भी है। अगर हम किसी भी विषय के बारे में गहन या गहरी स्टडी चाहते हैं ना, जिसको गहन अध्ययन कहते हैं, तो भाई बारीकी से देखना पड़ेगा एक नजर में, और देखना भी चाहिए। अगर आप अपने विषय के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये बारीकी में दिया गया अंतर पता होना चाहिए। राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए संयुक्त व्यंजनों में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए पाली में, क्योंकि संस्कृत की जटिलता का एक बड़ा कारण यही था, और सरलीकरण के प्रयासों में संयुक्त व्यंजनों का रूप परिवर्तन होना भी स्वाभाविक था। अब संस्कृत एक थोड़ी सी टफ लैंग्वेज मानी जाती है। जैसे आप देखेंगे संस्कृत के जो वर्ड्स होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत संयुक्त अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। राइट। तो वह एक थोड़ा सा जटिल था, उसका प्रोनाउंस करना, संस्कृत भाषा को उच्चारण करना। तो यह भी एक बड़ा कारण माना गया कि इसको और सरल करने के लिए विद्वानों ने क्या किया, कुछ ध्वनियों का लोप कर दिया और आगे व्यंजनों का रूप परिवर्तन फिर होता गया। पाली की जो व्याकरणिक संरचना है उसके बारे में जान लेते हैं कैसी थी। पाली में संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप होने लगा था। राइट। हम देखते हैं हिंदी भाषा में लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में क्या होता था, 3 लिंग होते थे। राइट। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और लेकिन फिर पाली में पहुंचते पहुंचते जो नपुंसक लिंग था उसका लोप होने लगा। पाली में संस्कृत के द्विवचन का भी लोप होने लगा। अधिकतर व्यंजनार्थ प्रतिपादिक स्वरांत होने लगे और इस प्रक्रिया में अंतिम हलंत व्यंजन हटने लगा या उसमें स्वर जोड़ा जाने लगा। जैसे कि यहां पर देखिए कैसे जोड़ा जाने लगा। जैसे जगत पहले इस तरह से लिखते थे त हलंत करके,
फिर इसको शॉर्टकट में जग लिखा जाने लगा। क्यों? क्योंकि जगत का अर्थ भी संसार होता है और जग का अर्थ भी संसार होता है। पहले राजन संस्कृत में इस तरह से लिखा जाता, न को हलंत करके, ठीक है। फिर इसको भी, इसका लोप कर दिया गया, फिर राज ही लिखा जाने लगा क्योंकि इसका अर्थ भी वही हुआ। और पहले चल इस तरह से लिखा जाता था, फिर चल इस तरह से लिखा जाने लगा। तो इस तरह से जो हलंत थे उनका लोप होने लगा, है ना, ये नीचे जो लगता है इसको हलंत पढ़ते हैं। और कुछ ध्वनियों का लोप होने लगा। तो इस तरह से एक भाषा ने सरलीकरण की और भाषा बढ़ती गई। विभक्तियों और परसर्गों की जटिलता को दूर करने का प्रयास अन्य तरीकों से भी होने लगा। पाली की क्रिया रचना से ही हिंदी में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं का विकास होना प्रारंभ हो गया। जैसे कि पहले देखिए, स्थितः इस तरह से लिखा जाता था जिसका अर्थ होता था। फिर बाद में थिय लिखा जाने लगा पाली में, और फिर बाद में था हो गया, राइट। तो इस तरह से रूप इनका परिवर्तित होता गया और रूप में हिंदी विकास होता गया। हम कह सकते हैं कि संस्कृत में था को स्थितः लिखा जाता था, फिर थिय लिखा जाने लगा और फिर अंतिम रूप इसने था प्राप्त किया। उसी तरह से भवंती का अर्थ होता था होता या होना। तो पहले भवंती लिखा जाता था, तो बाद में इसको हुवंती भी लिखा जाने लगा और बाद में फिर विकसित होकर इसका रूप बना होता हिंदी में। उसी तरह से भूतः, भूता का अर्थ हुआ, है ना, हुआ, हुई। तो इस तरह से इसका विकास होता गया शब्दों का। अब जो पाली भाषा की शब्दकोशीय प्रवृत्तियां थी वे क्या रही? देखिए, पाली की शब्द संपदा का मूल आधार स्वाभाविक रूप से तद्भव शब्द है। आप समझे? मतलब पाली की शब्द संपदा का मूल तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द और उन्हीं का जो तद्भव रूप है वे क्या है? पाली की शब्द संपदा का मूल आधार है। स्थानीय व देशज शब्दों का विकास तेजी से हुआ। जैसे कि धन, स्त्री के लिए धन लिखा जाता था या प्रयोग में लाया जाता था, और पिता के लिए बप लिखा जाता था, और ढक्कन के लिए ढेकनी। तो इस तरह के शब्द यूज में लाए जाते थे। फिर पाली के बाद हमारे सामने आती है मध्यकाल में ही पाली का जो परिवर्तित विकसित रूप आता है प्राकृत के तौर पर, प्राकृत भाषा के तौर पर। तो इसीलिए मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था को कहा गया प्राकृत। मोटे तौर पर प्राकृत का समय सन 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। और प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास वाजपेयी आदि व्याकरणियों ने 3 चरणों में बांटकर देखा है। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, राइट। अब देखिए यहां पर प्रथम प्राकृत, इसमें प्राकृत प्राचीन प्रचलित जनभाषा है। नमी साधु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है कि प्राक पूर्व कृतम प्राकृत, अर्थात पहले से बनी हुई भाषा। और द्वितीय प्राकृत में कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर को समझिएगा, बस ये समझने के लिए है। बस हेमचंद्र ने लिखा है कि प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम, अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वही प्राकृत है। कहने का भाव है कि हम चाहे पाली रूप को देखें, प्राकृत रूप को देखें, अपभ्रंश रूप को देखें या आगे जो भी इसके रूप आएंगे उनको देखें, इन सब की जननी संस्कृत ही है, याद रखना है, राइट। अब देखिए, द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है या कहते हैं। इसी की तृतीय अवस्था को देखिए, तृतीय प्राकृत को। प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। सामान्य रूप से वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया जो ईस्वी सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित रही। और देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्राकृत की प्रथम अवस्था को पाली कहा गया, प्राकृत की द्वितीय अवस्था को प्राकृत ही कहा गया और प्राकृत की तीसरी तृतीय अवस्था को अपभ्रंश कहा गया। यानी कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब देखिए आप प्राकृत की क्या विशेषताएं रही। ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं देख लेते हैं पहले
कि प्राकृत की ध्वनि संरचना पाली के समान ही है। जो बातें पाली से अलग हैं वे इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें अलग हैं। यहां पर देखिए, विसर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया पाली में ही शुरू हो गई थी, है ना, जैसा हमें अभी देखा हमने। और प्राकृत में इस संबंध में एक और विकास हुआ तथा विसर्ग युक्त अकारांत शब्द विसर्गहीन ओकारांत शब्दों में परिवर्तित हो गए। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, वीरह लिखा जाता था तो उसको वीरो लिखा जाने लगा, प्रश्नः को पन्हो, देवः को देवो लिखा जाने लगा। ठीक है, तो आकारांत को ओकारांत में लिखा जाने लगा। किसमें? प्राकृत में, राइट। पाली से प्राकृत में जो रूप परिवर्तित हुआ। अब देखिए, पाली में य व्यंजन का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था, जबकि प्राकृत में प्रायः य समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर ज प्रयुक्त होने लगा। उदाहरण के लिए, जैसे पहले इसको यश लिखा जाता था, फिर इसको जस लिखा जाने लगा, और पहले यह लिखते थे और इसका अर्थ होता था जो। ओके, तो यह को फिर जो लिखा जाने लगा। तो हुआ ना यहां पर य के स्थान पर ज का प्रयोग। पाली में संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वितीयकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी और प्राकृत में पहली बार इससे अलग चरण के रूप में एक नई परंपरा शुरू हुई जिसे क्षतिपूर्व दीर्घीकरण कहा जाता है। तो ये तो होना ही था कि बीच में जो क्षतिग्रस्त शब्द हो जाते हैं, जैसे इनका लोप हो जाता है, तो उसके दीर्घीकरण के लिए या उसको अच्छे से उसका उच्चारण करने के लिए कुछ शब्दों को परिवर्तित किया गया, कुछ का लोप किया गया, खत्म किया गया कुछ शब्दों को, राइट, और कुछ शब्दों को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत द्वितीयकृत रूप में जो प्राप्त व्यंजन होते हैं उनका भी मूल व्यंजन बचा रहा, किंतु दूसरे व्यंजन के स्थान पर वह स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में व्यक्त होने लगा। उदाहरण के लिए, जैसे कि मृत्यु, तो इसको मिचू, फिर मीच, इस तरह से लिखा जाने लगा। जैसे जिभा, जिभा को जिभा लिखा जाता था और फिर इसका परिवर्तित रूप जीभ इस तरह से हमारे सामने आता है। तो बस यही परिवर्तन है और यही विकास है। धीरे धीरे शब्दों में किस तरह का विकास हुआ और परिवर्तन हुआ। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण संस्कृत से हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और प्राकृत का योगदान यही है कि उसी स्थिति से यह प्रक्रिया दिखाई देने लगी। अब इसकी व्याकरणिक संरचना देख लेते हैं। प्राकृत में परसर्गों का विकास पाली की तुलना में काफी अलग स्तर पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, इस काल में कय, केरक तथा मज परसर्ग दिखते हैं, जो आगे चलकर का, के, की और में विकसित हुए, में के रूप में। अब आप देखिए, यहीं पर आपके सामने ये उदाहरण है कि पहले देखो किस तरह से लिखा जाता था और फिर आगे चलकर इन्हीं का रूप बन गया का, के, की, जो हम देखते हैं ना कारक चिन्हों को। तो बस इस तरह से इनका रूप विकसित हुआ। प्राकृत की शब्दकोशीय प्रवृत्तियां क्या रही? शब्दकोशीय प्रवृत्ति के स्तर पर जो मूल विशेषता इस काल में दिखती है वह है कि संस्कृत के सरलीकरण की प्रक्रिया में जो शब्द परिवर्तित हुए थे उनमें पुनः दोबारा से तत्समीकरण की प्रवृत्ति शुरू हो गई। ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसीलिए करना पड़ा कि संस्कृत से सरल किए गए कई शब्दों को ध्वनि साम्य के कारण अन्य शब्दों से अलग करना मुश्किल हो गया था और शब्दों के पुनर्तत्समीकरण की यह प्रवृत्ति अपभ्रंश में काफी अधिक मात्रा में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, उचित और उदित दोनों शब्द जो हैं सरल होकर उदित हो गए, अतः अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए पुनः इनका तत्समीकरण करना पड़ा और इस प्रकार फिर अति से अई हो गया और निरर्थक होने के कारण इसे पुनः परिवर्तित करके अति ही करना पड़ा। आप समझ रहे हैं? जो शब्द जोड़े गए परिवर्तित होकर जिनका सरलीकरण किया गया था उनमें इस तरह से उनका स्पष्टीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही थी, उनके अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहे थे। इसीलिए फिर दोबारा से कुछ संस्कृत के शब्द दोबारा से जोड़ने पड़े उनके उचित स्पष्टीकरण के लिए, उचित अर्थ के लिए, राइट। अब देखिए यहां पर प्राकृत के भेद, विद्वानों के नाम हैं, उनके द्वारा रचे हुए ग्रंथों के नाम, और इन विद्वानों ने अपने ग्रंथों में प्राकृत के भेद कौन कौन से माने। अब जैसे भरत मुनि जी हैं,
उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है नाट्य शास्त्र। तो इस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने प्राकृत के भेद माने दो तरह से, एक मुख्य प्राकृत और गौण विभाषा के तौर पर। मुख्य प्राकृत में इन्होंने मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसेनी जिसको कि शौरसेनी भी कहा जाता है, अर्धमागधी, वहालीक, दाक्षिणात्य जिसे महाराष्ट्री के नाम से जाना जाता है। मुख्य प्राकृत में इन्होंने भरत मुनि जी ने ये भेद माने प्राकृत के, और गौण विभाषा के तौर पर इन्होंने माने शाबरी, आभिरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उद्रजा और बनेचरी नाम। राइट, प्राकृत के भेद इन नामों से माने। उसी तरह से बरुरुचि जी हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश नाम से। इसमें इन्होंने प्राकृत के भेद माने शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत और पैशाची प्राकृत नाम से। आगे देखेंगे। इसी तरह से प्रसिद्ध विद्वान हेमचंद्र जी द्वारा रचित है प्राकृत व्याकरण नाम का ग्रंथ, जिसमें उन्होंने प्राकृत के भेद माने आर्षी यानी कि अर्धमागधी, चुलिका पेशाची और अपभ्रंश नाम की। चुलिका पेशाची को दंडी ने भूत भाषा कहा है और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। तो यहां से प्रश्न बनते हैं कि प्राकृत का पाणिनि किस विद्वान को कहा जाता है, तो हेमचंद्र को। और आचार्य दंडी ने किस भाषा को भूत भाषा कहा है, तो चुलिका पेशाची को। याद रखना है आपने। इसी के बाद फिर प्राकृत का जो विकसित रूप हुआ वो आया हमारे सामने अपभ्रंश नाम से, और इस तरह से मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था रही अपभ्रंश। अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी भी मानी जाती है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी शती से होने लगता है, और अपभ्रंश को अवहंश, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभीर, आभिरोक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाक्य पदियम में भर्तृहरि ने बताया कि सर्वप्रथम ब्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा। और ब्याडी का ग्रंथ है लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह नाम से, जो कि अभी उपलब्ध नहीं है। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का प्रामाणिक प्रयोग हुआ है, और पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। तो देखिए आप, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किया चंड ने छठी शती में अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में, और रामचंद्र शुक्ल ने माना कि अपभ्रंश नाम सबसे पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, और जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, जिसका समय रहा 20वीं संवत विक्रमी संवत 650 से पहले का, उसको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो देखिए, आचार्य शुक्ल के तथ्य तो यहां पर रखे गए कि आचार्य शुक्ल ने किनको माना, लेकिन जो ये विद्वान है ना, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, भोलानाथ तिवारी, भर्तृहरि आदि, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके विचारों को भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राइट, अब देखिए यहां पर आप एक नजर में विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के लिए कौन कौन से नाम सुझाए गए या प्रयोग में लाए गए, प्रयुक्त किए गए। आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को अभीरों की भाषा कहा, या इसे आभीर भाषा भी कहा। आचार्य भरत मुनि ने अपभ्रंश को आभिरोक्ति कहा। बाघभट्ट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा, और कीथ ने अपभ्रंश का संबंध माना है आभीरों तथा गुर्जरों से, कि आभीरों या गुर्जरों की भाषा रही है अपभ्रंश। ये कीथ का मानना था। ठीक है, कीथ भी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। और रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में जिन 6 भाषाओं का उल्लेख किया है ना, उनमें अपभ्रंश भी है, इसका उल्लेख भी किया है उन्होंने। और दामोदर पंडित ने अपने ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को ही अपभ्रष्ट भाषा कहा है। तो देखिए, इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है, मतलब उसी को अपभ्रंश या अपभ्रष्ट भाषा कहा गया। अब यहां पर देखिए आप, ग्रियर्सन, पिशेल, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है।
अब प्रश्न बनता है कि किन विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपने इसको याद रखना है। और किन विद्वानों ने इसको अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना, तो उनमें है कीथ, याकोबी, ज़्यूलब्लाख, अल्सडार्फ। ये विद्वान हैं, इन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना, जबकि ग्रियर्सन, पिशेल, भंडारकर, चटर्जी, वुलर ने इन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। महाकवि कालिदास की जो कृति है विक्रमो उर्वश्यम, उसके चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद भी मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए, विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के जो भेद माने गए हैं वे क्या है। जैसे कि यहाँ पे विद्वान है नमी साधु करके, उनकी पुस्तक का नाम तो यहाँ पर अनुपलब्ध है, लेकिन उन्होंने अपभ्रंश के भेद माने कि उपनागर, आभीर, ग्राम्य। राइट, इसके 3 भेद हैं अपभ्रंश के, उपनागर, आभीर और ग्राम्य, नमी साधु के अनुसार। और मार्केंडे ने अपने प्राकृत सर्वस्व नामक पुस्तक में या ग्रंथ में अपभ्रंश के भेद माने 3 ही, नागर, उपनागर और ब्राचड़ नाम से, ऋषि मार्कंडे ने। राइट, ऋषि मार्कंडे कहो या विद्वान कहो, एक ही बात है। याकोबी ने माना कि इसके भेद हैं अपभ्रंश के 4। इनका जो याकोबी का ग्रंथ है संत कुमार चर्यु, उसकी भूमिका में इन्होंने इनके भेदों को लिखा है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी नाम से। और उसी तरह से तगारे नामक विद्वान है, उन्होंने अपने ग्रंथ हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश में इसके 3 भेद माने, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी नाम से। और नाम बरसिंह ने पूर्वी और पश्चिमी इसके 2 भेद माने हैं। राइट, तो ये विद्वानों की राय थी अपभ्रंश के भेदों से संबंधित। अब देखिए, विद्वान मार्कंडे ने जो अपभ्रंश के भेद माने नागर, उपनागर और ब्राचड़ नाम से, उनको यह भी कहा जाता है क्या, जैसे कि जो नागर है वह गुजरात की बोली है, उपनागर राजस्थान की बोली है और ब्राचड़ सिंध की बोली है। राइट, अब देखिए अपभ्रंश में कौन कौन सी रचनाएं रची गई। जैसे स्वयंभू द्वारा रची गई पौम चर्यु 8वीं शती में, इसमें इन्होंने 90 संधियां तथा 5 कांड विभक्त किए हैं। अर्थात जो ये स्वयंभू की रचना है पौम चर्यु नाम से, इसमें 90 संधियां हैं और 5 कांड है, इनमें बंटी हुई यह रचना है। और राम कथा का यह एक विशाल प्रबंध काव्य है पौम चर्यु। और इसी तरह से पुष्पदंत की रचना है 10वीं शती की महापुराण नाम से, इसमें इन्होंने 102 संधियां हैं, 63 महापुरुषों का चरित्र का वर्णन किया है इन्होंने, और 2 भागों में बांटा है इसको, आदि पुराण और उत्तर पुराण नाम से। ओके, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं शती से 11वीं शती तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं शती से 11वीं शती तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। और इनके अनुसार 6वीं से लेकर 11वीं शती तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। और धीरेन्द्र वर्मा ने तो यह भी माना है कि प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश रही होगी, और इस दृष्टि से वे अपभ्रंशों की 5 स्थितियों को स्वीकारते हैं। शौरसेनी प्राकृत, जिसको फिर शौरसेनी अपभ्रंश कहा गया, पेशाची प्राकृत, पेशाची अपभ्रंश, मागधी प्राकृत, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय प्राकृत, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। आप समझ रहे हैं, इन विद्वानों ने क्या माना कि जब ये इस तरह के रूप थी ना प्राकृत के, तो वही फिर अपभ्रंश में भी हो गए, सेम ही। अब देखिए, मध्यकाल की जो आर्य भाषाएं हैं, अपभ्रंश के बाद जो इसका रूप हमें देखने को मिलता है, अबहट रूप देखने को मिलता है। अबहट क्या है? अबहट भाषा का समय है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना गया है विद्वानों के द्वारा, और साहित्य में 14वीं शती तक इसका प्रयोग होता रहा। अबहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है सुनीति कुमार चटर्जी के अकॉर्डिंग।
अबहट भाषा किसकी कड़ी मानी जाती है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी। और किसने कहा है ये? सुनीति कुमार चटर्जी ने। अबहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर के ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में, सबसे पहला प्रयोग। और जो संदेश राशक है अदामान की रचना, उसमें भी अबहट का उल्लेख मिलता है। इसी तरह से वंशीधर ने प्राकृत पैंगलम की टीका लिखी है, तो इसकी भाषा को भी इन्होंने अबहट ही माना है। और विद्यावती की जो कीर्तिलता है उसकी भाषा भी अबहट ही रही है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अबहट को एक ही भाषा माना है। समझ रहे हैं आप? मतलब अपभ्रंश का ही विकसित रूप जो है अबहट माना जाता है, अबहट नाम से माना या जाना जाता है। तो भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अबहट को एक ही भाषा माना है और अपभ्रंश का विकास उन्होंने अपहंस के रूप में हुआ माना और अपभ्रंश का विकास अबहट के रूप में। तो देखिए, कुछ विद्वान इन्हें अबहट का ग्रंथ भी मानते हैं, जैसे कि संत ज्ञानेश्वर हैं, उनकी ज्ञानेश्वरी रचना है, और रोड कवि की राउलबेल रचना है। राइट? तो ये हमने रूप देखे किसके? जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं उनकी। मध्यकालीन आर्य भाषाओं की जो देखिए पहली अवस्था रही वह रही पाली। फिर पाली से धीरे धीरे कौन सा रूप आया हमारे सामने? प्राकृत रूप आया। ठीक है, प्राकृत की भी हमने 3 अवस्थाएं देखी। और प्राकृत से फिर हमारे सामने जो मध्य आर्य भाषाओं का रूप आया वो अपभ्रंश नाम से आया, और अपभ्रंश का भी विकसित रूप आया अबहट नाम से। तो बस आपने ये याद रखना है। और इसके बाद अबहट के बाद जो धीरे धीरे विकास होता गया उसको कहा गया फिर पुरानी हिंदी, या जिसको कि प्रारंभिक हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहां पर इसके तथ्य भी देख लेते हैं हम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। राइट? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है, और 8वीं 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से ही निकली हुई स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात जो अपभ्रंश है, जो सिद्धों की भाषा है, सिद्धों ने यूज की अपने ग्रंथों की रचना के लिए, तो अपभ्रंश से ही निकली हुई भाषा उसको माना गया 8वीं 9वीं शताब्दी में। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है, लेकिन वे निसंदेह अपभ्रंश के कवि हैं, और उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी का प्रयोग भी मिलता है। जो पौमचर्यु रचना है उसमें भी उदीयमान हिंदी के छिटपुट उदाहरण देखने को मिलते हैं, और विद्यापति और ज्योतिरीश्वर ठाकुर के यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीज मिल जाते हैं। तो विद्वानों ने ही यह सब कुछ अच्छे से विश्लेषण करके रखा है, जो उनकी राय थी, और सही सटीक शब्दों में हमारे सामने, राइट, समझने के लिए। और नाथों और जोगियों की वाणी में भी आरंभिक हिंदी का निखरा हुआ रूप दिखाई पड़ता है। तो ये पुरानी हिंदी की प्रारंभिक स्थिति रही इन ग्रंथों में। अब यहां पर देखिए कि शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने अमीर खुसरो की शायरी में भी देखने को मिलते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए उदाहरण कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, बिधना ऐसी रैन कर भोर कंधो ना होए। राइट? तो देखिए यहां पर पुरानी हिंदी का जो प्रारंभिक रूप रहा उसी में हमें खड़ी बोली के दर्शन हो गए यहां पर अमीर खुसरो की इस शायरी में। और हरदेव बाहरी ने लिखा कि हम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत हैं कि कवि रोड कृत जो राउलबेल रचना है एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं, और अवधि, खड़ी बोली और दक्षिणी किसी का भी एक भाषी ग्रंथ 1250 से पहले उपलब्ध नहीं होता। और यही 3 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी परंपरा आगे भी चली, अवधि, खड़ी बोली और दक्षिणी। राइट? तो ये तथ्य हैं जो बहुत डीपली यहां पर रखे गए हैं और इंपॉर्टेंट है इनको जानना। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर इस डायग्राम में अपभ्रंश, अबहट और पुरानी हिंदी का संबंध बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया गया है। जैसे यहां पर देखिए कालगत अंतर
जैसे कि जो अपभ्रंश भाषा रही 7वीं से 9वीं शताब्दी तक इसका समय माना जाता है, और अबहट का 9वीं से 11वीं शताब्दी, और पुरानी हिंदी का 12वीं से 14वीं शताब्दी। और इनकी ध्वनियों में जो अंतर पाया गया है, जैसे ए और ओ का प्रयोग कैसे किया गया है, जैसे अपभ्रंश में ए और ओ का अभाव मिलता है, लेकिन अबहट में ए और ओ मिलने लगते हैं, जैसे कि बैल, चौड़ा, इस तरह के शब्द बनने लगते हैं, इनका प्रयोग होने लगता है ए और ओ कर मात्राओं का। और पुरानी हिंदी तक पहुंचते पहुंचते ए और ओ का और ज़्यादा अत्यधिक प्रयोग होने लगता है, जैसे कि फिर मोर, चक्खे आदि इस तरह से शब्द मात्राओं के आधार पर विकसित होने लगते हैं। री का प्रयोग देखिए, री का संबंध देखिए इन तीनों में, तो री का अ, इ, उ, ए में परिवर्तन होता है, जैसे कि कृष्ण, कन्ह, ऋण, इस तरह से ऋण लिखा जाने लगा, गृह, गेह आदि। तो ये परिवर्तित शब्द रूप ही है यहाँ पर। और अबहट में री का प्रयोग अगर हम देखें तो इसी प्रवृत्ति का और अधिक विकास हुआ इसमें, मतलब 9वीं से 11वीं शताब्दी में, और पुरानी हिंदी तक पहुंचते पहुंचते 12वीं से 14वीं शताब्दी में ये विकास प्रक्रिया निरंतर चलती रही। और इसके द्वितीय कर्ण और दीर्घ कर्ण की प्रवृत्ति देखिए तो संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वितीय कर्ण की प्रवृत्ति देखती है, जैसे कि चक्र, चक, कर्म, कम आदि। तो इस तरह से यूज होता गया मात्राओं का, राइट। क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण का आरंभ होता है, जैसे कि कम, फिर उसको काम करके लिखा गया, धम को धाम करके, तो ऐसे ये शब्द बने, विकसित हुए। और 12वीं से 14वीं शताब्दी तक, मतलब पुरानी हिंदी तक, फिर ये दीर्घीकरण और अधिक बढ़ता गया, इसका विकास होता गया। तो बस उसी तरह से व्यंजनों का प्रयोग भी हुआ, जैसे कि देखिए यहाँ पर 5 व्यंजनों का अभाव मिलता है अपभ्रंश में। किन किन का? ड, ढ, न, श और श का। लेकिन अबहट में ड, ढ का विकास तो हुआ, लेकिन शेष का नहीं हुआ, इनका नहीं हुआ, न, श और श का। जबकि पुरानी हिंदी में श और श का विकास नहीं हुआ, लेकिन शेष व्यंजनों का विकास हुआ। तो इस तरह से ये विकास निरंतर चलता रहा। और इस डायग्राम में बड़े अच्छे से दिया है, आप इसको एक बार पॉज करके दोबारा से पढ़ लेना। उसी तरह से ट वर्ग की प्रधानता अगर हम यहाँ पर देखें इन तीनों में, तो अपभ्रंश का एक ट वर्ग प्रधान भाषा है, जो अपभ्रंश भाषा है वह एक ट वर्ग प्रधान भाषा है। और अबहट में ट वर्ग की व्यापकता मिलती है, किंतु सीमित मात्रा में। लेकिन पुरानी हिंदी में अबहट जैसी स्थिति है। तो बस यही है, क्योंकि ट वर्ग का इसमें बहुत ज्यादा रूप देखने को मिलता है ना फिर। और क्ष में किस तरह से परिवर्तन हुआ, तो देखिए जब अपभ्रंश में क्ष का यूज होता था तो क्ष का को इस तरह से लिखा जाता था, आधा ख और पूरा ख करके। उदाहरण अगर इसका बनाए तो द्राक्ष और फिर दाख। और आगे भी अबहट तक यही प्रवृत्ति बनी रही। फिर क्ष 2 रूपों में विकसित हो गया, ख इसका पश्चिमी रूप और छ इसका पूर्वी रूप बना। उदाहरण देखिए यहाँ पर, जैसे कि लक्ष्मण, लखन, और पश्चिमी में लक्ष्मण, पूर्वी में। ठीक है, लखन पश्चिमी में और लक्ष्मण पूर्वी में लिखा जाने लगा। तो बस यही अंतर है इसका इन वर्णों में। ण तथा न की उपलब्धता भी देखने में मिली इन तीनों में। अपभ्रंश में न मिलता है, न नहीं मिलता। आगे भी यही प्रवृत्ति बनी रही अबहट में। और फिर पुरानी हिंदी में न व पश्चिमी पुरानी हिंदी में न की व्यापकता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसी तरह से इन तीनों भाषाओं में व्याकरणिक अंतर भी पाया गया। संज्ञा तथा कारक व्यवस्था, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश की, तो यहाँ पर निर्विभक्ति प्रयोग आरंभ हो गए, परसर्गों का आरंभिक विकास होने लगा। संबंध कारक में का परसर्ग का विकास अपभ्रंश की प्रमुख घटना मानी जाती है। देखिए, और फिर आगे भी यही प्रवृत्ति बनी रही, राइट। संज्ञा और कारक संबंधी परसर्गों का विकास और अधिक बढ़ा। कर्ता कारक के लिए ने तथा करण व अपादान के लिए से परसर्ग का यहाँ पर प्रयोग होने लगा। मतलब इस काल में ये प्रमुख घटनाएं रही, राइट। किस काल में? 9वीं से 11वीं शताब्दी में, जब अबहट का प्रचलन था।
फिर पुरानी हिंदी में 12वीं से 14वीं शताब्दी तक क्या हुआ? यह प्रवृत्ति बनी रहती है। परसर्गों का और विकास होता है। कर्म कारक के लिए को तथा अधिकरण के लिए यहां पर परसर्ग का प्रयोग किया जाता है और ये इसके विकास की प्रमुख घटनाएं रहती हैं। तो आपको मैं एक बार पुनः इसको अच्छे से दिखा देती हूँ डायग्राम को। ये अपभ्रंश, अभट और पुरानी हिंदी का इस तरह से संबंध रहा। राइट। 7वीं से लेकर अगर ये कहा जाए कि 14वीं शताब्दी तक इन तीनों भाषाओं का इस तरह से विकास हुआ, इन शब्दों का, चाहे वो ध्वनियों में अंतर हो या फिर वो व्याकरणिक अंतर हो। राइट। तो एक बार आप पुनः इसको पॉज करके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अब। इसी तरह से आगे देखिए, लिंग व्यवस्था, वचन व्यवस्था, सर्वनाम व्यवस्था, विशेषण व्यवस्था, काल संरचना। तो इन सब में भी जो हमारे सामने अपभ्रंश है, अबहट है और पुरानी हिंदी, इनमें इस तरह के रूप हमें देखने को मिले। ठीक है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, वचन के आधार पर हो, सर्वनाम या विशेषण या काल संरचना के आधार पर हो। तो आप इनको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। राइट। ये अंतर हमें एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए खुद से। और फिर यहां पर देखिए शब्दकोशीय इसकी विशेषताएं, जैसे कि तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज और तत्सम शब्द। राइट। तद्भव शब्द सबसे अधिक है क्योंकि अपभ्रंश का विकास ही संस्कृत के तद्भवीकरण की परंपरा में हुआ है। अपभ्रंश की यहाँ पे बात हो रही है। और फिर यहाँ पर अबहट में तद्भव शब्द सर्वाधिक बने रहे किंतु उनका अनुपात कम हो गया। और फिर पुरानी हिंदी में तद्भव शब्द अभी भी सर्वाधिक बने रहे किंतु अनुपात कुछ और कम हो गया। तो बस ऐसे ही देश शब्दों का विकास और बढ़ता गया। विकास ही तो हम देख रहे हैं, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इस तरह से ये विकास हुआ, चाहे वो सर्वनाम के तौर पर हो, लिंग वचन के तौर पर, विशेषण के तौर पर, यानी कि व्याकरणिक जो भी मेन बातें रहती हैं। राइट। तो ये थी हमारी मध्यकाल की भारतीय आर्य भाषाएं। इनमें हिंदी का विकास कैसे हुआ ये हमने देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। राइट। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।